Hello, my dear students. I welcome you all on this amazing platform of Commerce वाला. मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. ये वाला जो सेशन है इसमें सभी बच्चों के जो डाउट्स है, आई थिंक नेशन के 90% बच्चे यहाँ पे स्टक रह जाते हैं. 90% मैम आप ज़्यादा बोल रहे हो, एक्चुअली 90% नहीं, बट बहुत सारे बच्चे हैं जो ये फील करते हैं कि उन्हें आंसर लिखने में प्रॉब्लम होती है. और आप सभी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ. ये वीडियो है जिसमें आपको मैं बताने वाली हूँ कि हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जामिनेशन. आंसर पता है लेकिन हाउ 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 ये बताओ मैम, कैसे लिखना है ये बताओ. ये तो बता दिया आपने कि ये आंसर है, लेकिन लिखना कैसे है वो तो आपने नहीं बताया, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ. अच्छा, उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाली हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे कि आप आंसर लिख सकते हो. जैसे कि टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दूंगी. बट अगर आपको लगता है कि आपको टेंस पूरा पढ़ना है और आपको उसे डिटेल में पढ़ना है, या फिर आपको लगता है कि उसको आपको छोटे छोटे बेसिक एक्सप्लेनेशन उसके देखने हैं, तो उसके लिए आप टेंस का एक वीडियो रेफ़र करिएगा, क्योंकि टेंस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो मैं आपको समझा नहीं सकती, बट उसका कुछ पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप आंसर्स अच्छे से लिख पाओ. ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको कहीं फील होता है कि मैम हमें तो टेंस में ये डाउट आ रहा है, ये डाउट आ रहा है, तो जब भी आप समझ रहे होगे आपको इसके आगे का कुछ नहीं सोचना है और इसके पीछे का कुछ नहीं सोचना है. जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना ही सुनना, वो इनफ है आपके आंसर राइटिंग के लिए. और अगर लगता है कि टेंस आपको बहुत अच्छे से समझना है तो यू कैन रेफर एनी बुक और YT वीडियोस या फिर मेरे सेशंस. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, आंसर लिखना ना बहुत इजी हो जाता है अगर आपको ये पता होता है कि आपका आंसर किस टेंस में लिखा है. जैसे कि एक किसी बच्चे को पता है कि कोई क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड शी मीट डैनी कैसी, तो आपको पता है भाई डिड आया है, ये पास्ट में गया है, तो आंसर भी पास्ट में ही स्टार्ट होगा. बहुत आसान होता है. बट जिन बच्चों को नहीं पता होता उनको तो ये पता होना चाहिए. तो सबसे पहले आप जानिए कि टेंस क्या होता है. भाई टेंस ना बहुत ही इजी सी चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ. सुनना, टेंस में वर्ब्स होती है, वर्ब से ही सेंटेंस बनता है. मतलब कि एक सेंटेंस में ना सब्जेक्ट होता है ना और वर्ब भी होती है. ठीक है, ये तो आपको पता होगी. सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों से आपका सेंटेंस बनता है, वैसे ही आंसर बनेगा. राइट, जैसे कि मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो हु इज़ अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो मैं एक टीचर हूँ. एंड यहाँ पे वर्ब क्या है, एम आपकी वर्ब है, क्योंकि अ टीचर तो आपका नाउन है, टीचर तो आपका नाउन है, इसमें वर्ब, वर्ब मतलब कि एक्शन. तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है. सिंपल सी बात है. अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करती हूँ वर्ब्स के बारे में. वर्ब ना बहुत सारे फॉर्म्स की होती है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टेंस में पूछा है, अगर आपको इन थोड़ी सी चीज़ों की नॉलेज होगी. वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, बहुत सारी फॉर्म्स होती है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ना प्रेजेंट टेंस की होती है. प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि हम अभी की बात कर रहे हैं, हमारे प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं. अब डिपेंड करता है आप पे कि आप अभी की बात कर रहे हो या अभी कुछ दिनों की बात कर रहे हो या अभी इस साल की बात कर रहे हो, अभी इस महीने की बात कर रहे हो, डिपेंड करता है. तो प्रेजेंट मतलब अगर आपने सेंस देना है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट की वर्ब्स को यूज़ करना पड़ेगा. अगर आपने सेंस देना है इंग्लिश के सेंटेंस में प्रेजेंट का, तो आपको इंग्लिश की प्रेजेंट वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा. यू कैन नॉट यूज़ पास्ट की वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में, नहीं तो वो पास्ट सेंटेंस हो जाएगा. ठीक है, तो प्रेजेंट की वर्ब्स होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑल्सो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई, फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और फर्स्ट फॉर्म जो आती है वो आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. जैसे कि अगर आपका, अच्छा ये सिंपल वर्ब्स होती है, तो एक और चीज़ मैं बताऊंगी और आपको उसको लिखना है. जाते जाते कमेंट सेक्शन में रिवीजन के तौर पर ये छोटी छोटी चीज़ें ना कमेंट में प्लीज़ पुट करके जाना ताकि आप लोगों को ये याद रहे. ठीक है, ऑल्सो वापस से
लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको टेंस को बहुत डिटेल में समझना है, इससे पहले का भी पार्ट समझना है, इसके बाद का भी पार्ट समझना है, तो उसके लिए आप दूसरा वीडियो देखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आंसर के लिए काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया प्रेजेंट की वर्ब होती है तो फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट की वर्ब ही होती है, और दोनों सेम होती है, बस डिफरेंस ये होता है ये सिंगुलर के साथ आती है फिफ्थ की फॉर्म, और ये प्लूरल के साथ आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको, वॉक नहीं लेते हैं, अब ईट्स ले लेते हैं, ईट, एंड ये हो जाएगी आपकी ईट्स, मतलब सिंगुलर, एस या ई एस लगा के वर्ब को हम लोग सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। तो ये आएगी आपके सब्जेक्ट लाइक दे ईट, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी शी, एक ही इंसान है तो ईट्स, ठीक है। ये आप लोगों ने छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है। अब आई के साथ ईट आता है, ईट्स नहीं आता, क्योंकि आई और यू सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैं बट उनके साथ वर्ब्स प्लूरल आती है, ये सिर्फ आई और यू के साथ होता है, और ये आपको पता है आई ईट, शी ईट्स, है ना, ऐसा पता होगा। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दे इज ईट, दे हैड ईट, दे डू ईट, ठीक है। दे डू इट सही है, मतलब अगर आप देखो तो वो सही है, बट नहीं, आप कभी भी इन वर्ब्स के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, आप कभी भी इन वर्ब्स के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट की बात आएंगी। दे आपका सब्जेक्ट है ना, किसकी बात कर रहे हैं, दे की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट सब्जेक्ट की बात आएगी, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते दे इज ईट, दे हैव ईट, नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते। और जो आप लोग करते हो ना इज एम आर लगा के ING लगा देते हो, वो भी लगाना छोड़ दो, वो भी बहुत गलत होता है, ठीक है। शी इज ईटिंग इन द किचन, आंसर में पूछा है वो क्या करती थी, और आप लिख रहे हो शी इज ईटिंग इन द किचन, वो अभी खाना खा रही है, तो ये भी गलत हो जाता है। इसलिए बोलते हैं टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन वर्ब्स के साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाना है। कौन सी वर्ब्स के साथ, प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म एंड प्रेजेंट की फिफ्थ फॉर्म, इनके साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। नो हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं लगेगी। आप ऐसे कभी भी नहीं बोलोगे शी इज ईट्स, दे इज ईट, या फिर दे हैड ईट, नहीं, नो हेल्पिंग वर्ब विद दीज वर्ब्स, ठीक है। अब चलते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ, तो जो है पास्ट की वर्ब, ये भी सिंपल पास्ट की वर्ब होती है, एंड ये सिंगुलर प्लूरल सेम ही आती है दोनों के साथ, जैसे कि एट, और इनके साथ भी आप नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। दे इज एट, दे हैड एट, नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद दे एट, शी एट, इसका मतलब उसने खाना खाया था, उन्होंने खाना खाया था, और इसका मतलब कि वो खाना खाते हैं या वो खाना खाती है, राइट। बहुत इजी है। अब मैं आपको ये सारा ज्ञान दे रही हूँ ना, आपको लास्ट में पता चलेगा क्यों। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करती हूँ, तो वो होती है पास्ट पार्टिसिपल वाली वर्ब, और इनके साथ यस ज़रूरी होता है हेल्पिंग वर्ब को लगाना, बहुत ज़रूरी होता है हेल्पिंग वर्ब को लगाना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स लाइक हैज़, हैव और हैड, यही वाला, ऐसे नहीं बोलना दे इज ईटन, शी इज ईटन, नहीं, शी आर ईटन, नहीं। पहली बात तो हैज़ जो होता है आपका, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, हैव जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। शी हैज़, दे हैव, और हैड होता है पास्ट, अगर आपको सेंटेंस को पास्ट में पुट करना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला शी हैज़ ईटन, दे हैव ईटन, ओके, दे हैड ईटन,
अच्छा, अब इनका मतलब क्या होता है मैम? तो इनका मतलब होता है शी हैज़ और हैव। ये होता है कि आपने बोला शी हैज़ ईटन या दे हैव ईटन बोला, तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अभी अभी कोई काम करके ख़त्म करा है, मतलब उन्हें अभी अभी खाना खा के ख़त्म करा है। दे हैड ईटन मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट, उन्हें बहुत पहले ही खाना खा के ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो ये सेंस जब इंग्लिश में देना होता है तो हम इनको ऐसे सेंटेंस में पुट करते हैं। देन आपका आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब होती है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब पता है आईएनजी वाली होती है। इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हो, एंड कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो? हैज़ हैव हैड का नहीं करते, इज एम आर वॉज एंड वर, इनका यूज़ करते हो। हैज़ हैव हैड आप इन वर्ब्स के साथ यूज़ करते हो, इज एम आर वॉज वर आप आईएनजी वाली वर्ब्स के साथ यूज करते हो, ठीक है। इज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, आर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, आई के साथ एम आता है। सिमिलरली वॉज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, वर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। और यहाँ पर ये जो यूज होती है इसका मतलब है कि कोई एक्शन अभी चल रहा है या चल रहा था, जैसे कि शी इज ईटिंग, वो अभी खाना खा रही है। शी वॉज ईटिंग, वो खाना खा रही थी। या फिर दे आर ईटिंग, मतलब वो खाना खा रहे हैं, चल रहा है कोई एक्शन, तब हम इन वर्ब्स को यूज करते हैं। आई होप ये वर्ब्स का खेल आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड नहीं लगाना है। डू डज डिड नहीं लगाना है। डू डज प्रेजेंट के लिए होते हैं, डू प्लूरल के साथ यूज होता है दे डू, एंड डज सिंगुलर के साथ होता है शी डज, एंड डिड जो होता है दोनों का पास्ट होता है। शी डिड दिस मतलब उसने ऐसा किया था, या फिर दे डिड दिस उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। तो इनके साथ नो हेल्पिंग वर्ब, जिनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स लगती है वो मैंने आपको बता दी। एक बार कमेंट सेक्शन में रिवीजन के तौर पे इन्हें लिख देना। अब इनका यूज कैसे होगा आंसर राइटिंग में, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो थोड़ा बहुत आपने पैसिव की नॉलेज लेनी है, एक्टिव पैसिव की नॉलेज लेनी है। वही तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, और इसका पैसिव क्या होगा? मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। तो ये थोड़ा सा पैसिव आपको पता होना चाहिए बस। नाउ आंसर राइटिंग इज ईजी। और हाँ यार, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स पता होने चाहिए। अब आपको चलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये नहीं पता होगा तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आंसर कैसे लिखना है। तो कुछ वोकैबलरी आपके पास होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए आपके पास? थोड़ी बहुत वोकैब। अब वोकैब कैसे करें मैम? वोकैब करने के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका है रीडिंग करना, लिसनिंग करना, ठीक है। अच्छा, अभी मैम एग्जाम के टाइम पे हम लोग ये करेंगे कि पढ़ाई करेंगे? तो कुछ नहीं यार, थोड़ी बहुत चीज़ें तो यार आती होंगी। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो हमने सीबीएसई में सीखी है, थोड़ा बहुत तो हमें पता है। ज़रूरी नहीं है हैवी वोकैब यूज़ करनी है, हैवी वर्ड्स यूज़ करने हैं। जो बच्चे अपने आंसर्स में करना चाहते हो, जिनको लगता है कि वो उन्हें आता है तो वो कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने क्यूरियस लिखा है और किसी बच्चे ने इंक्विजिटिव लिखा है तो ज़रूरी नहीं है बच्चे को इंक्विजिटिव वाले को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, क्यूरियस वाले बच्चे को भी वही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बात तो दोनों ने सेम ही लिखी है। जो पूछा गया था उसका आंसर करा है अपनी अपनी लैंग्वेज में। तो ऐसा नहीं कि टीचर अरे इसने भारी वर्ड यूज़ करा है इसको मैं ज़्यादा मार्क्स देता हूँ, इसने नॉर्मल वर्ड यूज़ करा है इसको मैं कम मार्क्स देता हूँ। नहीं, मार्क्स इक्वल मिलेंगे। बट अगर आपको लगता है कि आपको आंसर्स को एक अट्रैक्टिव बनाना है तो यू कैन डू दैट। बट मैं ये कहूँगी कि इजी वर्ड्स भी यूज़ करोगे, बट सेंटेंस में ग्रामर सही है, सेंटेंस को टू द पॉइंट लिखा है, घुमा फिरा के नहीं लिखा है, जो पूछा गया है वो लिखा है, तो मार्क्स हर एक बच्चे को वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बोलती हूँ कि कैसे अब इन वर्ब्स का यूज़ करना है। क्वेश्चन आपको आ जाता है, हाउ did they play? How did they play? नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब मैं तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो आपने देखा डिड है, सेंटेंस आपका किस में है? सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो आंसर बढ़िया से पास्ट में चला जाएगा। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपका पास में है तो आंसर भी आपका बढ़िया से पास्ट में चला जाएगा। स्टार्ट कैसे करोगे? सब्जेक्ट कौन है? उनकी बात कर रहे थे तो दे। अब
सिंपल पास्ट में डाल दो सेंटेंस। प्ले का पास्ट फॉर्म क्या होगा? प्ले का पास्ट फॉर्म क्या होगा? प्लेड। दे प्लेड। यहाँ पे मैंने आपको ये वर्ब्स को इसलिए समझाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, प्रेजेंट की, पास्ट की। नो हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। दे हैड प्लेड नहीं, दे प्लेड, क्योंकि ये पास्ट में, सिंपल पास्ट में है। तो आपको बताना है दे प्लेड लाइक का प्रो। दे प्लेड लाइक अ प्रो। आपका आंसर ऐसे ही स्टार्ट हो गया। बहुत इजी होता है इफ़ यू नो सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है, और टेंस आपको थोड़ा बहुत पता हो तो बहुत इजी होता है। और कुछ वर्ड्स, अब ये तो मैंने बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। अगर आपके एग्ज़ाम से या फिर आपके सिलेबस से मैं कोई क्वेश्चन दूँ तो वो ये क्वेश्चन हो सकता है, how did Ranga meet Ratna? अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे आपने मीट लगाया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिड आ गई है, तो हमें दूसरी बार किसी वर्ब को पास करने की ज़रूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट की एक वर्ब होती है, ऑलरेडी उसको वो मिल गई है, तो आपको वो वाली वर्ब को पास करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो आपको लिखना है आंसर में रंगा, पास्ट में है, मीट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? मेट। रत्ना एट हर होम, या फिर एट रत्नाज होम। एट दैट टाइम, उस टाइम पर क्या हो रहा था, तो वो भी लिख देंगे एट दैट टाइम रत्ना। अब वर्ब कौन सी आएगी? रत्ना क्या कर रही थी उस टाइम पे? क्या कर रही थी? तो उस एक्शन के लिए आप लोग क्या यूज करते हो? ये वाली वर्ब यूज करते हो। तो क्या कर रही थी? एट दैट टाइम रत्ना वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। यार ये तो मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। और ऐसे ही आपका पास्ट में पूरा आंसर चला जाएगा और बहुत आसानी से आप आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी टेंस की नॉलेज एंड यू कैन डू वंडर्स इन योर एग्जामिनेशन, और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कि कुछ राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं कि राइटिंग स्किल्स में आजकल एक और क्वेश्चन आने लग गए हैं जो कि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। सीबीएसई 12th बोर्ड में क्वेश्चन आता है, दो चैप्टर्स को मिक्स करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं एंड आपको उसे डायरी एंट्री में कहा जाता है लिखने को, या फिर आप उसे किसी भी राइटिंग स्किल के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करना है, आपको डायरी एंट्री का फॉर्मेट पता होना चाहिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, लाइक क्वेश्चन शुड बी योर फादर, क्वेश्चन शुड बी योर, या फिर शुड बी योर बॉस, कि आपके बॉस ने आपसे पूछा क्या है, बस उतना आंसर आपको करना है। क्या पूछा है आपसे, क्यों पूछा है तो क्यों बताओ, किस लिए पूछा है तो किस लिए बताओ, कहाँ पूछा है तो कहाँ बताओ, बस वही बताओ और उसे एक्सप्लेन करो कि ये क्यों हुआ। तो सिंपल है। अब उसे डायरी के फॉर्म में करना है तो डायरी एंट्री का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। टाइम लिखते हैं, डेट लिखते हैं और स्टार्ट कर देते हैं लिखना। और डायरी एंट्री आप कैसे पर्सपेक्टिव से करते हो? फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से करते हो, मतलब कि आप अपनी बातों को डायरी को शेयर कर रहे हो। I feel this way, I am feeling this way, I think like that, I think ये, I think वो, मतलब कि आप ऐसे, तो आप ऐसे उस चीज़ को लिखोगे, अपने व्यूज़ और अपने ओपिनियंस को लिखोगे। सीबीएसई वाले आपको बहुत स्कोप देते हैं आंसर लिखने के लिए, आपको सोचने की ज़रूरत होती है बस, और कैसे लिखना है वो, और टेंस की नॉलेज सिंपल, बाकी सब कुछ इजी हो जाता है। यार बहुत इजी है। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ और ट्राई करती हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। नॉर्मली मैंने आप लोगों से एक, मैंने 11th का क्वेश्चन लिया तो मैं एक 12th का क्वेश्चन ले सकती हूँ। 12th का क्वेश्चन विल बी कि डीप वाटर taught you
taught you a very beautiful lesson to overcome your fear. Overcome your fear. Right? Now, after reading that chapter, how will you overcome your fear और fears? तो आसान है, बहुत आसान है. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई डीप वाटर ने आपको एक बहुत ब्यूटीफुल लेसन सिखाया कि आपको अपना फियर कैसे ओवरकम करना होता है. उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग कैसे, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी दे सकते हैं बट पूछेगा वो यही. तो आप उस चैप्टर से पढ़ने के बाद कैसे सीखे हो कि आप अपना फियर कैसे ओवरकम करोगे. दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक पास्ट में पूछा है और एक फ्यूचर में पूछा है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पास्ट का थोड़ा सा आंसर पता होना चाहिए. जैसे कि आंसर अगर आप स्टार्ट करोगे तो यस, डीप वाटर taught us a very beautiful lesson, like how William Douglas overcame his fear. overcame क्यों करा, overcome का overcame क्योंकि वो पास्ट में पूछा था तो हम सेंटेंस को भी पास्ट में करेंगे. फिर आपने बताना है कि उन्होंने कैसे overcome करा अपना fear और ये सब. तो आपको लिखना कैसे, यस William Douglas overcame his fear by practicing and by hiring a trainer and ये जो भी आप बोल सकते हो. ठीक है, और ही हायर्ड अ ट्रेनर, जो भी आप पास्ट में रखोगे. नॉर्मली ऐसे आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो. देन फिर आगे पूछा था कि आप कैसे उसको, आपके फियर्स को ओवरकम करोगे. तो आई विल ओवरकम माई फियर बाय, पहले तो अपना फियर आप बताओगे, फिर उसके बाद आपका फियर हो सकता है मे बी फियर ऑफ हाइट. तो आई हैव अ फियर ऑफ हाइट एंड आई विल ओवरकम ये वो. तो आप जैसे भी आपका जो क्वेश्चन है वो जिस टेंस में है आप उसको उसी टेंस में डाल दो, सेंटेंस अपने आप फ्रेम हो जाएगा. ज़बरदस्ती ISMR ING ये लगाने की ज़रूरत नहीं है. आई होप ये वाली जो चीज़ है ना आप लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगी होगी, बिकॉज़ ये बहुत ईजी चीज़ है अगर आप सिर्फ इसको आंसर मेकिंग पर्सपेक्टिव से देखो. दूसरी चीज़, जब आप क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम क्वेश्चन समझ नहीं आता, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है. तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे और अपने दिमाग में बोलोगे कि ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो आराम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या पूछ रहा है और उसी टाइम आपको आंसर भी आने लगेगा. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे. एंड ऑल्सो जाते जाते मैं एक चीज़ बोलूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ आंसर राइटिंग में टेंस होती है और आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज ग्रामर को लेके और थोड़ी बहुत नॉलेज इंग्लिश को लेके होती है. अगर आपको टेंस अच्छे से आता है आप आसानी से आंसर्स बना सकते हो. ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे आपको 1-2 एग्जांपल से बताया. तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी एंड ट्राई करना, प्रैक्टिस करना. और एक और चीज़ बोलती हूँ, जो ये चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर, सॉल्व्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स को जाके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा वही फॉर्मेट फॉलो करते हैं. बस हाँ, वो लोग थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं बिकॉज दे नो, बट आप लोग नहीं भी करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपने टू द पॉइंट आंसर लिखा है और आपने सही ग्रामर और सही सेंटेंस फॉर्मेशन का यूज़ करा है. ठीक है, तो आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए एंड थैंक यू सो मच. हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं एंड ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहूँगी. थैंक यू, बाय बाय.